हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी नोट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है लेक्चर 2 ऑफ एटम्स चैप्टर, दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, कंप्लीटली थियोरेटिकल टॉपिक है स्टार्टिंग में थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सो द ओनली इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इन द फर्स्ट ऑर्बिट अंडर नॉर्मल कंडीशंस। सही है, राइट? फर्स्ट ऑर्बिट में होगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास। इट कैन बी रेज्ड टू मेनी हायर ऑर्बिट्स बाय सप्लाइंग एनर्जी। अगर उसको एनर्जी देंगे तो ऑब्वियसली हायर एनर्जी पे जाएगा। हाँ, the electron which has been excited becomes unstable and returns back to its ground state by emitting radiation। मतलब क्या होता है, देखो मान लो उसका कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा, तभी वो ग्राउंड स्टेट में रहेगा, राइट? ओके, अगर उसको एनर्जी दे के जबरदस्ती हम लोग एक्साइटेड स्टेट में भेजेंगे तो उसको जगह रास नहीं आएगी, तो फिर से वापस से अपनी जगह पे आएगा। हाँ, तो बाय एमिटिंग रेडिएशन आएगा। सिंस एन इलेक्ट्रॉन कैन कम बैक टू इट्स नॉर्मल स्टेट यूजिंग नंबर ऑफ ट्रांजिशंस रिलीज्ड रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, दिस एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो इसी तरह से जैसे वो नीचे आ रहा है बाय एमिटिंग द रेडिएशंस, उससे हम लोग एक स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के द्वारा हो रहा है। देखते हैं क्या है। अब उससे पहले बात कर लेते हैं कि वेव नंबर क्या होगा, जो मतलब जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रिलीज करेगा, मतलब जैसे ही वो नीचे आएगा तो रेडिएशंस रिलीज करेगा, राइट? तो उसका वेवलेंथ क्या होता है, और वेवलेंथ के इनवर्स को हम लोग कहते हैं वेव नंबर। तो देखते हैं। सबसे पहले मान लो कि ये है हमारा न्यूक्लियस, राइट? हाँ, और ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑर्बिट, और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑर्बिट। ठीक है, हमारा ये है, अरे हाँ, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑर्बिट। डन। तो अब देखूं तो ये न्यूक्लियस है Ze, और यहां पे मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन की n1 ऑर्बिट है और ये वाला n2 ऑर्बिट है। तो यहाँ पे एनर्जी मान लेते हैं En2, और यहाँ पे एनर्जी मान लेते हैं En1। तो अब इलेक्ट्रॉन n2 से n1 की तरफ आ रहा है, तभी एमिट करेगा। हाँ, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल तक। तो अब En1 क्या होगा देख लेते हैं। En1 विल बी इक्वल टू, E का फॉर्मूला क्या था सबसे पहले? En का जो फॉर्मूला था दैट वाज -m z² e टू द पावर 4 डिवाइड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, यही था फॉर्मूला। हाँ, अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिर्फ n1 चेंज होगा, बाकी सब कांस्टेंट होगा। -m z² e टू द पावर 4 डिवाइड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n1 स्क्वायर h स्क्वायर। और En2 क्या होगा भाई? En2 हो जाएगा सर -m z² e टू द पावर 4 डिवाइड बाय क्या, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n2 स्क्वायर h स्क्वायर, यही था। हाँ, अब हमें चाहिए क्या? चेंज इन एनर्जी, वही इसकी एनर्जी देगा, राइट? हाँ, तो एनर्जी वाज इक्वल टू En2 माइनस n1 कि n1 माइनस n2, फाइनल स्टेट n1 माइनस En2, यही है, राइट? तो अब यहां से अगर देखूं तो h c बाई लैम्डा लिख सकता हूं मैं इसको, E इज इक्वल टू c बाई लैम्डा। हाँ, तो ये क्या है? -m z² e टू द पावर 4 डिवाइड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n1 स्क्वायर h स्क्वायर। अच्छा सॉरी, E2 माइनस n1, राइट? क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है, En2। उल्टा कर लेते हैं, अरे हाँ, एनर्जी ज्यादा किसकी है? एनर्जी तो n2 की ज्यादा है, तो En2 माइनस En1। हाँ, तो En2 क्या होगा? -m z² e टू द पावर 4 डिवाइड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n2 स्क्वायर h स्क्वायर, राइट? हाँ, सही है। तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, m z² e टू द पावर 4 डिवाइड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n1 स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, या तो हम लोग n2 को n इनिशियल भी लिख सकते हैं और n1 को n फाइनल भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही होंगे, तो n इनिशियल माइनस फाइनल होगा। देखते हैं आखिर में। तो अब यहां से अगर मैं देखूं hc बाय लैम्डा क्या होगा, कुछ कांस्टेंट्स हैं इसमें। क्या कांस्टेंट है? कांस्टेंट्स ये है कि m z² e टू द पावर 4 डिवाइड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, ये सब क्या है? कांस्टेंट है। सिर्फ चेंज क्या है? n2 और n1 का, तो ये 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ। सही है? हाँ, सही है। तो अब अगर मैं इधर सिर्फ 1 बाई लैम्डा को छोड़ दूं तो इधर क्या आ जाएगा? देखो, m z² e टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, तो क्या आएगा? m z² e टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर की जगह h क्यूब होगा क्योंकि h c इधर आ रहा है, इंटू c इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसी 1 बाई लैम्डा को हम लोग कहते हैं वेव नंबर न्यू बार 1 बाई लैम्डा। ये क्या हो जाएगा? अच्छा, अब इसमें से कांस्टेंट्स क्या क्या है भाई?
कांस्टेंट है m e to the power 4 8 epsilon naught square h cube into c। सब कांस्टेंट्स को कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी r। नाउ व्हाट इज r? r की जो वैल्यू है 1.097 into 10 to the power 7 पर मीटर। इसको हम लोग कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या कहते हैं? रिडबर्ग्स कांस्टेंट। ठीक है, डन। अब r into z square into z square into 1 by n1 square minus 1 by n2 square। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा वेव नंबर का। ये क्या है हमारा? वेव नंबर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि न्यू बार इज इक्वल टू 1 by लैम्डा इज इक्वल टू r z स्क्वायर into 1 by n फाइनल स्क्वायर माइनस 1 by n इनिशियल स्क्वायर। जो भी आप लोगों से याद हो वो याद कीजिए। n फाइनल को n1 कह रहे हैं, n इनिशियल को n2 कह रहे हैं। एनीथिंग यू कैन रिमेंबर। ठीक है, मुझे लगता है कि ये याद रखना इजी होगा क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा करते आ रहे हैं हम लोग। तो n फाइनल माइनस n स्क्वायर इनिशियल स्क्वायर का कर लीजिए। एनीथिंग आपके हिसाब से भाई, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, राइट? आप लोग फॉलो करो। ये होता है तो ये सही, ये होता है तो ये सही। एनीथिंग इज फाइन। अच्छा, अगर z1 होगा तो r आएगा, सिंपल। उतना फिर बार बार करने की जरूरत नहीं है, राइट? हाँ, n1 और n2 डिफरेंट हो गया। फॉर हाइड्रोजन नहीं कर रहे हैं। अगर हाइड्रोजन के लिए करेंगे तो z क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा बस। आगे बढ़े। अब देखते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज। मतलब जब हाइड्रोजन नीचे उतर के आएगा तो कुछ स्पेक्ट्रल सीरीज रिलीज करेगा, राइट? अगर मान लीजिए कि उतर के सिर्फ ग्राउंड स्टेट को आ रहा है तो एक सीरीज बन जाएगी। सिर्फ सेकंड एक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को आ रहा है तो दूसरी सीरीज बन जाएगी। ऐसे कुछ ना कुछ होगा, तो देखते हैं कि क्या होगा। तो सबसे पहले स्पेक्ट्रल सीरीज किसको? सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस विद रेगुलरली डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल सीरीज। मतलब देखो यहाँ से डिस्टेंस जो है डिक्रीज करता हुआ आ रहा है, इस सीरीज को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कुछ ना कुछ सीरीज है। कौन से? 5 सीरीज है हमारे पास। लाइमन, बाल्मर, पैस्टन, ब्रैकेट और फंड। ठीक है, पी जो है वो साइलेंट है आपकी तरह। तो सबसे पहले अगर देखो मैं लाइमन सीरीज को, अगर लाइमन सीरीज की बात करें तो इसका जो n1 होगा दैट इज नथिंग बट n फाइनल, वो 1 होगा। n1 क्या होगा? 1 होगा। तो n1 1 होगा और n2 कुछ भी हो सकता है, 2 3 4। देखो अगर मैं बात करूं किसकी, आगे दिया हुआ देखते हैं लाइमन सीरीज की, तो n1 क्या है? 1 है और n2 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो इस सीरीज को हम लोग कहते हैं लाइमन सीरीज, जहां पे कहीं से भी अगर इलेक्ट्रॉन निकले वो कहां आके बैठेगा? आके बैठेगा फर्स्ट, यानी n इज इक्वल टू 1 पे। n इज इक्वल टू 1 को हम लोग कहते हैं ग्राउंड स्टेट। इसको क्या कहते हैं हम लोग? ग्राउंड स्टेट। ठीक है, n इज इक्वल टू 2 को कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n इज इक्वल टू 3 को सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। अच्छा, अब मान लो कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और वहां से जो स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही है वो आके n इज इक्वल टू 2 पे ग्राउंड कर रही है, मतलब आके वहां पे रुक जा रही है, तो उस सीरीज को हम लोग कहेंगे बाल्मर सीरीज। मतलब n1 यहाँ पे 2 होगा, यानी n फाइनल 2 होगा, उसको हम लोग कहेंगे बाल्मर। अगर 3 पे रुकेंगे तो उसको कहेंगे पैशन, अगर 4 पे रुकेंगे तो उसको कहेंगे ब्रैकेट, अगर 5 पे रुकेंगे तो उसको कहेंगे हम लोग फंड सीरीज। और ये याद रखें कि लाइमन जो है वो कहां रहता है? यूवी रीजन में लाई करेगा, बाल्मर विजिबल रीजन में, और तीनों इंफ्रारेड रीजन में फॉलो करेंगे, पैशन, ब्रैकेट और फंड। पैशन जो है लो इंफ्रारेड, ब्रैकेट फंड जो है फार इंफ्रारेड, और ब्रैकेट वाला बीच में। डन। 5 है स्पेक्ट्रल लाइंस सीरीज, लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट एंड फंड। लाइमन जब भी स्पेक्ट्रल लाइन निकलेगी 1 पे आके खत्म होगी तो उसको लाइमन कहेंगे, 2 पे आके खत्म होगी बाल्मर, 3 पे खत्म होगी पैशन, 4 पे होगी ब्रैकेट एंड 5 पे होगी फंड सीरीज। ठीक है, तो वही यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज क्या है? It is obtained due to transition of electron from any higher orbit to first orbit. That is nothing but n is equal to 1. n is equal to 2 कुछ भी हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 1 by lambda is equal to r into 1 by 1 square minus 1 by n square। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों को ये याद रहे, राइट? इससे पहले वाला ये वाला याद रहेगा, सिंपल। तो आपको अगर ये याद है तो वाला याद रखने की जरूरत नहीं है। हम लोग आपको सिर्फ ये याद रखना है कि n1 की वैल्यू यानी n फाइनल की वैल्यू क्या होगी। लाइमन के लिए 1 होगी, सिमिलरली बाल्मर के लिए 2 होगी, अगर बात करेंगे हम लोग पैशन के लिए 3 होगी, ब्रैकेट के लिए 4 एंड फंड के लिए 5 हो जाएगी। सिंपल, आप ये याद रखेंगे। कोई भी हायर लेवल से अगर फर्स्ट ऑर्बिट पे उतरे तो लाइमन, सेकेंड पे उतरे तो बाल्मर, थर्ड पे उतरे तो पैशन, फोर्थ पे ब्रैकेट,
5 पे फंड सीरीज। डन। तो यही 5 हमारे पास स्पेक्ट्रल सीरीज है। अब इसमें कुछ नोट पॉइंट्स है जो कि आप लोगों को याद रखना है। द लास्ट मेंबर इन एवरी सीरीज इज कॉल्ड सीरीज लिमिट। लास्ट मेंबर बोलने का मतलब जो इनफाइनाइट ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब मान लीजिए कि लाइमन में आ रहा है, ठीक है, तो इन्फिनिटी से 1 की तरफ आ रहा है, तो मतलब उसका n2 जो है लास्ट मेंबर बोलने का मतलब n2 या फिर n इनिशियल जो है वो इन्फिनिटी होगा। क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी होगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे? सीरीज लिमिट कहते हैं। ओके। इन एवरी सीरीज द फर्स्ट मेंबर करेस्पॉन्ड्स टू द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। फर्स्ट मेंबर का वेवलेंथ क्या होगा? लॉन्गेस्ट। फर्स्ट मेंबर बोलने का मतलब इफ n1 is equal to 1, n2 will be equal to 2, n2 is equal to 2, sorry, अगर n1 is equal to 2 है तो n2 is equal to 3 होगा। मतलब इसको फर्स्ट मेंबर कहते हैं, मतलब पहले वाला। n1 1 है तो n2 2 होगा, n1 2 है तो n2 3 होगा, n1 3 है तो n2 4 होगा, n1 4 है तो n2 5 होगा। तो उसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट मेंबर। और इसका जो वेवलेंथ होता है दैट इज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। क्यों क्यों क्यों? पहले ये जानना है कि देखो, अब अगर मैं देखूं तो इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, राइट? यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी E, यहाँ पे भी इसकी एनर्जी होगी E। तो मतलब जितनी ऊपर जाते जाएंगे उतना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस आएगा। तो वहां एनर्जी डिफरेंस से हम लोग क्या निकालेंगे? उसका वेवलेंथ निकालेंगे। हाँ, वेवलेंथ निकालेंगे। तो एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना कम वेवलेंथ होगा, राइट? तो मतलब जैसे जैसे इन्फिनिटी जाते जाएंगे तो एनर्जी बढ़ती जाएगी, एनर्जी डिफरेंस बढ़ता जाएगा, तो उसका वेवलेंथ उतना कम होता जाएगा। इसीलिए फर्स्ट मेंबर की एनर्जी जो है वो सबसे कम होगी, तो उसका वेवलेंथ जो है वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो उसका वेवलेंथ क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। तो फर्स्ट मेंबर का वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगा और लास्ट मेंबर का वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगा। लास्ट मेंबर में n2 की वैल्यू क्या होती है? n इनिशियल, यानी n2 की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी से उस लाइन पे 1 पे आ सकता है, 2 पे आ सकता है, 3 पे आ सकता है, उसको हम लोग लास्ट मेंबर कहेंगे। सिंपल। ओके, नेक्स्ट, राइजिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लो लेवल टू हायर लेवल इज कॉल्ड एक्साइटेशन। ठीक है, लो से हाई जाने को हम लोग एक्साइट होना कहते हैं। हाँ, उस वहां पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, हमें जब रिक्वायरमेंट रहती है एनर्जी की, उसको हम लोग कहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी, और उस स्टेट को कहते हैं एक्साइट स्टेट। इसीलिए राइट, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। हाँ, नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट इज सेड टू बी n-1 एक्साइटेड स्टेट। मतलब क्या है? अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, मतलब n इज इक्वल टू 1 में है, तो ये ग्राउंड स्टेट हुआ, जीरो एक्साइटेड स्टेट। हाँ, एंड अगर सेकेंड ऑर्बिट में है, मतलब n इज इक्वल टू 2, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। आप लोगों को यहां बताया था मैंने, देखो n इज इक्वल टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट, यानी जीरो एक्साइटेड स्टेट। एक्साइट हुआ नहीं है, जैसे ही एक्साइट होगा उसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। वहां पे जो n की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 2 होगी। मतलब nth ऑर्बिट है तो n-1 एक्साइटेड स्टेट होगा, मतलब सेकंड ऑर्बिट है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड ऑर्बिट है तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फिफ्थ ऑर्बिट है तो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, 10th ऑर्बिट है तो 9th एक्साइटेड स्टेट, उस तरह से। ठीक है, तो अब नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। उसको हम लोग क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन। आप लोगों ने ये केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा। हाँ, तो वहां पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। द प्रोसेस, जितनी एनर्जी लगेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। और उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या? आयोनाइजेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेरिट्स कि क्या क्या मेरिट्स है किसके? बोहर मॉडल के। सबसे पहला, इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। बताया, राइट? एक्सप्लेन कर दिया। क्या, कैसे? कि बोहर मॉडल के थ्रू अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ सर्टेन एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए जिससे वो रिवॉल्व हो सकता है। ओके, डन। और इट एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि एक स्पेक्ट्रम फॉर्म होगा, वो उसको एक्सप्लेन कर रहे थे। चलो नेक्स्ट, अब इनके ड्रॉबैक्स भी आएंगे आगे। उससे पहले डी ब्रॉगली ने बोहर सेकंड पोस्टुलेट को एक्सप्लेन किया था कि उसको वेव नेचर से भी कैसे देख सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि द इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट as proposed by Bohr should be viewed as the particle wave also, similar to waves on a string। अब स्ट्रिंग पे वेव कैसे होते हैं? स्ट्रिंग जो है दोनों तरफ अगर बंधी हो तो यहाँ पे जो वेव डेवलप होते हैं दैट इज स्टैंडिंग वेव्स। तो इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। उन्होंने कहा था कैसे? जस्ट लाइक वेव्स ऑन द स्ट्रिंग कैन फॉर्म स्टैंडिंग वेव अंडर सर्टेन कंडीशंस, पार्टिकल वेव्स कैन आल्सो फॉर्म स्टैंडिंग वेव्स व्हेन रेजोनेंट कंडीशंस आर मेट। मतलब रेजोनेंट कंडीशन किसको कहते हैं? जहां पे फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगी। अगर दो इलेक्ट्रॉन जो ये क्या रेडिएट कर रहे हैं एनर्जी, उनकी अगर फ्रीक्वेंसी बराबर होगी तो वो
वेव्स की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। कौन से वेव्स की तरह? स्टैंडिंग वेव्स की तरह एट रेजोनेंट कंडीशन। रेजोनेंट मतलब जब फ्रीक्वेंसी उनकी सेम होगी तब। व्हेन अ स्ट्रिंग इज plugged, many wavelengths are excited, but only those wavelengths survive that have nodes। मतलब जिसके पास nodes है, मतलब ये ends है, वही सर्वाइव करेंगे। जिसके पास ends नहीं है वो ऐसे खुलते जाएंगे, राइट? हाँ, जिसके पास नोड्स है वो वही रहेंगे, जिसके पास नोड नहीं है वो ऐसे 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 ओपन क्लोज होते जाएंगे, ठीक है। एट द एंड अलाउइंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, वहां से फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव होगा, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रखा। फिर से यही थियोरेटिकल पार्ट है। देखो, इन अ स्ट्रिंग स्टैंडिंग वेव्स अकर व्हेन द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव डाउन द स्ट्रिंग एंड बैक इज इंटीग्रल ऑफ वेवलेंथ। मतलब वेवलेंथ के फॉर्म में इसका डिस्टेंस होगा। मतलब इसको अगर देखें ऐसे, तो ये जो है पूरा लैम्डा के बराबर होगा। मतलब आधा कितना होगा? λ/2 के बराबर होगा। ये होगा λ/4 के। तो इस हिसाब से अगर स्टैंडिंग वेव्स की अगर वेव्स बनेंगी तो उसको हम लोग वेवलेंथ के अगर इंटीग्रल मल्टीपल में होगा तो वहां से हम लोग उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वेव विद अदर वेवलेंथ्स इंटरफेयर देमसेल्फ अपॉन रिफ्लेक्शन। मतलब अगर वेवलेंथ के कंपैरिजन में नहीं होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं होंगे, मतलब 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा अगर वैसे नहीं होंगे तो वो रिफ्लेक्शन कर जाएंगे और उनका एम्पलीट्यूड कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। मतलब उसी को नोड्स कहते थे हम लोग, जिसका एम्पलीट्यूड जीरो रहता था इन किसमें? स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। नेक्स्ट, सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द nth सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, the total distance traveled in the circumference of the orbit is given by 2 pi rn। हाँ, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा? 2 pi r। सिंपल, r क्या है? rn है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है। तो यही कहा इन सिंपल टर्म, जस्ट लाइक वेव्स ऑन द स्ट्रिंग फ्रॉम स्टेशनरी वेव, व्हेन द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, द इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स फॉर्म स्टेबल पैटर्न, ठीक है। अगर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ में उसके जो वेव्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक स्टेबल पैटर्न बनाएगा, जो कि स्टेबिलिटी प्रूफ करता है इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट भी था नहीं आपको। नेक्स्ट, डीमेरिट्स की बात करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। इट कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक आयॉन्स। हाइड्रोजन के लिए तो अप्लाई हो रहा है, और हाइड्रोजन लाइक मतलब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है एक, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो होगा तो उसके ऊपर, उसी के ऊपर वैसे आयंस के ऊपर अप्लाई होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं He+ की, ठीक है। He+ बोलने का मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। He के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक प्लस मतलब एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो एक इलेक्ट्रॉन होगा। Li2+, Be3+। तो ऐसे आयंस जिसके पास हाइड्रोजन की क्वालिटी होगी, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, वैसे के लिए ये वैलिड है। नेक्स्ट, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस। मतलब इन्होंने स्पेक्ट्रल लाइंस नहीं समझाया, स्पेक्ट्रल बैंड्स के हिसाब से समझाया कि हमारे पास सीरीज बन रही है, ठीक है। तो उसको भी समझाना भूल गए। इट फेल्स टू एक्सप्लेन द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। कंपेयर करने की जो इंटेंसिटी है, इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा इंटेंस होगा कि किसकी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, वो समझा नहीं पाए। इट फेल्स टू एक्सप्लेन ज़ीमन इफेक्ट एंड स्टार इफेक्ट, दोनों को ये समझा नहीं पाए थे। तो ये सब कहते हैं उनके डीमेरिट्स थे, ठीक है। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इजी, चलो देखते हैं कि हमारे पास एक 10 to 11 क्वेश्चन है जो सॉल्व कर लेते हैं। चलो, ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ द नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स विद स्कैटरिंग एंगल थीटा। तो मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स और यहाँ पे एंगल थीटा आएगा। तो इनिशियली कितने, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स थे। हाँ, जब तक एंगल हमारा 0 डिग्री के आसपास होगा, इनिशियली जो है बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो है वो अनडिवाइडेड जाएंगे। उसके बाद जो है वो थोड़ा सा डिवेट करेंगे, मतलब बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो है वो डिवेट कर जाएंगे मोर देन 90 डिग्रीज, ठीक है। 90 डिग्री से आगे जो है वो डिवेट कर जाएंगे, ठीक है, बहुत कम। तो इस तरह का इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ आएगा इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देता है, अ नैरो बीम ऑफ प्रोटॉन्स ईच हैविंग 4.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ठीक है, इज अप्रोचिंग अ शीट ऑफ लेड Z is equal to 82. Calculate the speed of proton in the beam and the distance of its closest approach, ठीक है। तो हमें निकालना है स्पीड ऑफ प्रोटॉन। तो हमें दी हुई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 4.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी नथिंग बट हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 4.1 मेगा मतलब 10⁻6। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये सब हमें ऐसा यूनिट में चाहिए। तो 1.6 इंटू 10⁻−19 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से v स्क्वायर विल बी इक्वल टू, तो ये 2 इंटू 4.1 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19, चलो भाई, डिवाइडेड बाई ये m नीचे आएगा। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10⁻⁻⁹
-27 kgs, ठीक है, डन। ओके, जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 4.1 इंटू 1.6, चेक कर लेते हैं कितना होगा, 2 इंटू 4.1 इंटू 1.6 कितना हो गया, 13.12 डिवाइड बाई 1.67 इंटू 10 टू द पावर -20, ये 19 से कैंसिल करूंगा तो 10 पावर -8 बचेगा, राइट। तो 8 ऊपर जाएगा तो 10 पावर -8 प्लस 6, 8 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 13.2 को डिवाइड कर लेते हैं किससे, 1.67 से, ये कितना आ जाएगा हमारा 7.85 इंटू 10 टू द पावर 14। तो अब इसका रूट चाहिए, राइट, तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ 7.85 इंटू 10 टू द पावर 14, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ रख लेते हैं इसको, रूट ऑफ 7.85, ये होगा 2.8, ये होगा 2.8 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, डन। तो अब निकालना नेक्स्ट क्या है, द डिस्टेंस ऑफ इट्स क्लोजेस्ट अप्रोच। अब क्लोजेस्ट अप्रोच कैसे निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो यहाँ से हम लोग k इज इक्वल टू पी करके निकाल सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, k z e स्क्वायर डिवाइड बाई r, तो r चाहिए, r इज इक्वल टू क्या होगा, k z e स्क्वायर डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी, तो r इज इक्वल टू तो क्या कितना है 9 इंटू 10 पावर 9, z 82 गिवन था, 82 है, राइट, 82 इंटू ई स्क्वायर मतलब 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19 -38 हो जाएगा, डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 4.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको 4.1 इंटू 10 पावर 6 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 पावर 1.6 इंटू 10 पावर -19, तो अब 1.6 से 1.6 चला जाएगा, एक 10 पावर -19 से गया तो 10 पावर -19 बचेगा, ठीक है, तो 10 पावर 9 से अगर ये गया तो 10 पावर 3 बच जाएगा, इधर 10 पावर 3 भी अगर कैंसिल करें तो 10 पावर -16 बच जाएगा, ओके चलो, तो अब r इज इक्वल टू बचा 9 इंटू 82 इंटू बचा 1.6, हाँ 1180 डिवाइडेड बाई 4.1 288 इंटू 10 टू द पावर -16 मीटर, या तो 28.8 लिख सकता हूँ, राइट, 28.8 इंटू 10 पावर -15 मीटर, इसी को हम लोग 28.8 फर्मी मीटर भी कह सकते हैं, डन, सही है, हाँ फाइन, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी। In a Geiger-Marston experiment, an alpha particle of energy half mv square, energy given half mv square, bombards a heavy target of nucleus of charge Ze. Okay. In the modified version of Geiger-Marston experiment, a bombarding particle of 3 times mass, नया mass यानी m dash जो है वो कितना हो गया 3 times of m, and charge q dash जो हो गया वो हो गया 2 times of q. Okay. Charge of alpha particle moving with the same speed, speed same है. Okay, as used in the bombarding particle, keeping the heavy target nucleus also same. Target nucleus भी क्या है सेम है, मतलब z भी सेम होगा, फिर से तो z e सेम नहीं z सेम होगा. If the distance of closest approach in the first case is r naught, मतलब r is equal to r naught है, तो r dash क्या होगा पूछ रहे. Determine the what factor does the distance of closest approach changes in the modified experiment version. देखते हैं, तो r का फॉर्मूला क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, मतलब half mv square is equal to k z e square divided by क्या r, यही है, तो r इधर जाएगा k z e square 2 k z e square divided by mv square, राइट, यही है. अब 2 कांस्टेंट k कांस्टेंट z भी कांस्टेंट है, सेम न्यूक्लियस है, चार्ज चेंज हो रहा है और v भी कांस्टेंट है, तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e स्क्वायर बाय m, यही है. एक मिनट, न्यूक्लियस सेम है तो Ze सेम होगा बट दूसरा चार्ज अलग होगा, तो मतलब Ze स्क्वायर में
इसको जेड ई इंटू ई लिख सकते हैं, राइट। हाँ, तो एक ई बाई एम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, तो आर डैश बाई आर इज इक्वल टू ई डैश को क्यू लिख लेता हूँ मैं, चलो क्या हो जाएगा, क्यू डैश बाई एम डैश और नीचे क्यू बाई एम। तो क्या आएगा, क्यू डैश कितना है, क्यू डैश है हमारा 2q, एम डैश है 3m। एक मिनट, चार्ज इनिशियली कितना था हमारा, 2 टाइम्स द चार्ज, राइट। हाँ, तो इनिशियल चार्ज जो है, इनिशियल चार्ज का 2 टाइम्स हो जाएगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर से। ओके ओके, डन 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 डन। न्यूक्लियस का जेड ई है, चलो भाई, तो क्या होगा 2q डिवाइड बाई मास 3m, ये q बाई m, तो m से m जाएगा, q से q जाएगा, यानी 2/3 बचेगा। तो r डैश विल बी इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ r नॉट, ये r नॉट था, राइट। तो r डैश इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ r नॉट आ जाएगा। इजी, चलो इजी, आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर डिफाइनिंग स्टेशनरी ऑर्बिट्स। आप लोगों ने इससे पहले वाला लेक्चर देखा होगा, तो उसमें बोर्स क्वांटाइजेशन रूल है, क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व हो रहे हैं अराउंड द ऑर्बिट, उसका कुछ कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए, कितना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2π, ठीक है, तो वो हो गया, डन। नेक्स्ट देखते हैं, यूज द एनर्जी लेवल डायग्राम शोन बिलो टू ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन 3 वेवलेंथ्स λ1, λ2 एंड λ3। इन तीनों के बीच में रिलेशन निकालना है, चलो देखते हैं। तो λ1 क्या होगा, देखो सी और बी के बीच में λ1 1 by λ1, राइट, हम लोगों ने यही पढ़ा है कि 1 by λ1 इज इक्वल टू आर। मान लेते हैं कि हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन मान के चलते थे, अगर दूसरा भी होगा तो z कैंसिल होगा, राइट, सेम है सबके लिए। हाँ, तो 1 by n फाइनल स्क्वायर, n फाइनल कौन सा, nb स्क्वायर माइनस 1 by n इनिशियल स्क्वायर, यानी nc स्क्वायर हो गया। तो 1 by λ2 इज इक्वल टू r इंटू 1 by λ2 यहाँ से यहाँ तक, तो na स्क्वायर माइनस 1 by nb स्क्वायर, राइट। तो 1 by λ3 इज इक्वल टू r इंटू 1 by na स्क्वायर माइनस 1 by nc स्क्वायर, ठीक है। तो ये तीन निकल गए। अब इन तीनों के बीच में रिलेशन चाहिए, तो देखो अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो ये मिलेगा, राइट, तो na के चला जाएगा, तो हाँ ये मिलेगा, चलो चेक कर लेते हैं। मतलब क्या कर रहा था मैं, 1 by लैम्डा सी स्क्वायर माइनस लैम्डा सी था वो, λ3 आएगा 1 by λ3 स्क्वायर माइनस, अरे स्क्वायर नहीं था, राइट, सॉरी, दिमाग कहीं और है, मैं यहाँ हूँ, नहीं नहीं मैं यही हूँ, देखो 1 by λ3 माइनस 1 by λ2 क्या होगा, देखो तो 1 by λ3 क्या था, r इंटू 1 by n स्क्वायर माइनस 1 by nc स्क्वायर, 1 by na स्क्वायर माइनस 1 by nc स्क्वायर माइनस r इंटू 1 by na स्क्वायर माइनस nb स्क्वायर था, राइट, हाँ nb स्क्वायर। तो अब इन दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या, r, तो अंदर क्या आ जाएगा 1 by na स्क्वायर माइनस 1 by nc स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो अंदर क्या हो जाएगा, माइनस 1 by na स्क्वायर माइनस में माइनस प्लस 1 by nb स्क्वायर, तो ये 1 by n स्क्वायर 1 by n स्क्वायर चला जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 by λ3 माइनस 1 by λ2 इज इक्वल टू r इंटू 1 by nb स्क्वायर माइनस 1 by na स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट 1 by λ1, तो यहाँ से आएगा 1 by λ3 माइनस 1 by λ2 इज इक्वल टू 1 by λ1। ये आ गया इन तीनों के बीच का रिलेशन, इजी इजी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड लेवल अब्सॉर्ब्स अ फोटोन व्हिच एक्साइट्स इट टू द n इज इक्वल टू 4 लेवल, मतलब इनिशियली क्या था, n इज इक्वल टू 1 था, फाइनली क्या हो गया, n इज इक्वल टू 4 हो गया। डिटरमाइन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी इज नथिंग बट, अच्छा हम लोग चलो यहीं से निकाल लेते, एनर्जी क्या होगी, एनर्जी इज नथिंग बट ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, राइट, हाँ ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, कि ई फाइनल माइनस इनिशियल कहाँ से कहाँ जा रही है, n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू, देखते चलो। अब ई इनिशियल क्या आएगी, सबसे पहले वो निकाल लेते हैं,
राइट। ई इनिशियल जो है वो आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की बात चल रही है। हाँ, n की वैल्यू 1 होगी। ई फाइनल क्या आएगी, -13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब -13.6 डिवाइड बाई 16। ठीक है, कितना होगा, 0.85 होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस। ठीक है, तो अब इनका जो डिफरेंस होगा दैट इज नथिंग बट एनर्जी। हाँ, तो यहां से देखेंगे एनर्जी E इज इक्वल टू ई इनिशियल माइनस फाइनल, राइट। देखो डिफरेंस देख लो, E इनिशियल माइनस E फाइनल, तो E इज इक्वल टू ई इनिशियल -13.6, E फाइनल माइनस ऑफ माइनस प्लस 0.85। ठीक है, तो E क्या हो जाएगा, -12 पॉइंट समथिंग होगा, राइट। 12.46 चेक कर लेते हैं। 13.6 माइनस 0.85, 12.75। ठीक है, ये हो गई हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी। तो दिस इज नथिंग बट h। यहां से हम लोग hc बाय लैम्डा करके वेवलेंथ निकाल सकते हैं और h न्यू करके फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो hc अपॉन लैम्डा इज नथिंग बट एनर्जी। और अब अच्छा, इतना करने की जगह डायरेक्टली हम लोग h न्यू कर सकते हैं, राइट। h न्यू इज इक्वल टू e हो जाएगा, तो न्यू इज इक्वल टू e बाई h। यहाँ से न्यू निकाले तो न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा है, तो यहाँ से लैम्डा निकालिए। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जी, आप लोग कर सकते हैं, राइट। E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, फिर h की वैल्यू, h की वैल्यू कितनी है, h इज नथिंग बट 6.63 इंटू 10 पावर -34 अगर आप भूल गए हैं। और c की वैल्यू, c इज 3 इंटू 10 पावर 8। डन, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब n इज इक्वल टू 2 पे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, फाइंड द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। रेडियस फाइंड करना है, टेक बोर रेडियस एज 0.53 एंगस्ट्रॉम। पहले रेडियस फाइंड कर लेते हैं। r इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट का, 0.53 n स्क्वायर बाई z स्क्वायर, यही फॉर्मूला था, नहीं n स्क्वायर बाई z था, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई m z स्क्वायर। हाँ, तो n स्क्वायर बाई z था, ठीक है। ओके, एमस्ट्रॉन्ग में आएगा, तो r इज इक्वल टू 0.53 इंटू n कितना है, n इज 2। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। z कितना है, r है, हाइड्रोजन है तो z की जरूरत ही नहीं थी हमें, राइट। 0.53 इंटू n स्क्वायर करना था बस। हाँ, तो इंटू 4 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 0.53 इंटू 3 4 जार 12, 3 5 जार f, 4 5 जार 20, 21, तो 2.12 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा रेडियस, ठीक है। नेक्स्ट, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। एंगुलर मोमेंटम चाहिए, तो L इज इक्वल टू क्या, NH बाई 2 पाई कर सकते हैं। हाँ, NH बाई 2 पाई कर सकते हैं, चलो NH अपॉन 2 पाई, राइट। हाँ, तो L इज इक्वल टू n कितना है, 2 इंटू h अपॉन 2 पाई, तो 2 से 2 चला जाएगा। L इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34 डिवाइड बाई पाई 3.14 इंटू 10 पावर 3.14, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। कितना आएगा ये, 6.63 डिवाइड बाई 3.142, 2.1। L इज इक्वल टू 2.11 इंटू 10 पावर माइनस 34। यूनिट क्या आएगी, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डन। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो अब ये जो एनर्जी है दैट इज टोटल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी 2 इंटू माइनस 3.4, तो कितनी हो जाएगी, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। ये हो गया एंगुलर मोमेंटम और ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट, ठीक है, मतलब n इज इक्वल टू 2 पे।
नेक्स्ट बात करते हैं, हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ठीक है, एनर्जी इसकी कितनी है, गिवन एनर्जी 12.5 है, ओके, फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस एमिटेड बाय द एटम फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट, कितनी लाइंस ये होंगी। तो सबसे पहले ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी कितनी थी, वो है -13.6, गिवन कितनी है, गिवन है 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, तो डिफरेंस क्या होगा देख लेते हैं, हाँ, तो यही एनर्जी उसके पास होगी, राइट, एनर्जी प्रेजेंट नाउ, एनर्जी लेफ्ट, तो इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, कितना होगा 12.5, मतलब 13.6, सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे -1.1 आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी आएगी -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, जब दोनों को ऐड कर लेते हैं, राइट, हाँ, सिंपली ऐड करना है, दोनों को ऐड करेंगे कितनी आएगी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी थी, इतनी दी गई थी, हाँ सॉरी, तो ऐड करना है, तो कितनी है अब -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमें निकालना है क्या, नंबर ऑफ लाइंस, तो देखते हैं n की वैल्यू क्या आएगी, हाँ, तो यहां से अगर देखें तो E इज इक्वल टू -13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर, तो कितना है -1.1 इज इक्वल टू -13.6 बाई n स्क्वायर, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 13.6 डिवाइड बाई 1.1, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 13.6 बाई 1.1, 12 पॉइंट समथिंग आएगा, चेक कर, 13.6 डिवाइड बाई 1.1, हाँ 12.36, तो n इज इक्वल टू इसका रूट हो जाएगा, रूट ऑफ 12.36, 3.5, n कितना आ गया 3.5, तो कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, तो n मैक्स कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कितने 3 ही हो सकते हैं, ठीक है, डन, नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन इन दी थर्ड एक्साइटेड स्टेट, कौन सा थर्ड एक्साइटेड स्टेट, मतलब n इज इक्वल टू 4 है, हाँ, इन द हाइड्रोजन एटम it undergoes transitions to the lower energy state, transition कर रहा है, okay, what is the maximum number of spectral lines, यहाँ पे हम लोगों ने maximum number of lines emitted निकाला था, यहाँ पे spectral line, वही spectral line निकाला था, अब यहाँ से इस तरह से नहीं, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है spectral lines का, तो number of spectral lines is nothing but n into n minus 1/2, ये याद रख लीजिए, अगर n given है तब, यहाँ पे n given नहीं था, हाँ, तो अब यहाँ से अगर देखें तो ns is equal to n कितना है 4 into 4 minus 1/2, that is nothing but 4 into 3/2, तो 2 1s are 2 2s are, तो कितना हो जाएगा 2 3s are 6, कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम 6 स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट हो सकते हैं, ओके, कैलकुलेट द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड, मिनिमम वेवलेंथ निकालना है, मिनिमम वेवलेंथ क्या होगा, मिनिमम वेवलेंथ कब होगा, वेवलेंथ मिनिमम तब होगा जब 4 से ये 1 पे आएगा, n इनिशियल अगर 4 है तो n फाइनल कितना होना चाहिए 1, तो हमें पता है कि 1 by lambda is equal to r into 1 by हाइड्रोजन एटम, राइट, हाँ हाइड्रोजन एटम, तो 1 by n फाइनल स्क्वायर माइनस 1 by n इनिशियल स्क्वायर, तो 1 by lambda मिनिमम, यही मिनिमम होगा, r into 1 by n फाइनल इज 1 माइनस 1 n इनिशियल इज 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 1 by lambda मिनिमम विल बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू 10 पावर 7 है, 1.09 है, तो 1 into 10 पावर 7 लिख सकता हूँ, हाँ, तो 16 अगर एलसीएम लूंगा तो 16 माइनस 1 15, तो लैम्डा मिनिमम क्या होगा, सॉरी 16 by 15 into 10 पावर सॉरी -7 मीटर, तो 16 by 15 कितना होगा देख लेते हैं, 1 पॉइंट समथिंग होगा, 16 डिवाइड बाई 15 1.066, तो यहाँ लिख लूँ लैम्डा मिनिमम जो होगा 1.066 into 10 पावर -7, तो और आगे बढ़ाऊंगा तो 106.6 into 10 पावर -9, दैट इज नथिंग बट 106 नैनोमीटर हो जाएगा, ये होगा मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, उस स्पेक्ट्रल लाइन का मिनिमम वेवलेंथ होगा, डन, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, in Bohr model of hydrogen atom the total energy of an electron in n discrete orbit is proportional to 1 by n square, simple right, क्या एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो किसके प्रोपोर्शनल है 1 by n स्क्वायर, 13 है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड
कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n is equal to 2 ऑफ हाइड्रोजन एटम. टाइम पीरियड कैलकुलेट, t is equal to 2 pi r by v. तो r और v निकाल लेते हैं और सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. चलो, तो व्हाट इज r? 0.53 और हाइड्रोजन एटम है, हाँ हाइड्रोजन एटम है, तो इंटू n स्क्वायर कर लेंगे, राइट. इंटू n स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा. तो 0.53 इंटू 4, 0.53 इंटू 4, तो 2.12 स्ट्रॉन्ग. ठीक है. और v कितना होगा? v is 2.18 इंटू 10 पावर 6. क्या है? 2 pi epsilon naught nh, राइट. 2 epsilon naught nh, that e square divided by 2 epsilon naught nh. तो डिवाइड बाय n था, तो डिवाइड बाय n मतलब 2 से डिवाइड कर लेंगे. चलो, तो 2.18 डिवाइड बाय 2, तो ये आएगी 1.09 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड. अब इसको सब्स्टिट्यूट करना है. ठीक है, तो कर ले. अरे इसको हटाना नहीं चाहिए था, राइट. यूज होगा इधर, हमें देखते हैं. चलो चलो, t इज इक्वल टू 2 पाई, पाई इज 3.14 इंटू r कितना है? 2.12 इंटू 10 पावर माइनस 10 डिवाइड बाई v कितना है? 1.09 इंटू 10 टू द पावर 6. ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है. यही देख लेते हैं, राइट. हाँ, 2 इंटू 2.12 इंटू 3.14, ये आ जाएगा 13.31 इंटू 10 पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1.09 इंटू 10 पावर 6. तो इसको डिवाइड कर लेते हैं. 1.09 से 13.31 डिवाइड बाई 1.09, 12.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 सेकेंड्स. ये आ जाएगा टाइम पीरियड. ठीक है, 12.21 इंटू 10 पावर माइनस 16 सेकेंड. इजी. चल आगे बढ़ते हैं. नेम द स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम दैट लाइज इन द विजिबल रीजन. विजिबल रीजन में कौन सी लाई करती थी? बाल्मर सीरीज. कौन सी? बाल्मर. ओके, डन. फाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ ऑफ दिस सीरीज. अच्छा, वेवलेंथ मैक्सिमम कब होगा? जब n इज इक्वल टू n1 इज इक्वल टू 3. सॉरी, n1 तो 2 था बाल्मर में, हाँ. तो n1 इज इक्वल टू 2 और n2 इज इक्वल टू 3. और मिनिमम कब होगा? n1 इज इक्वल टू 2, n2 इज इक्वल टू इंफिनिटी. सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. चलो, तो 1 बाई लैम्डा मैक्स डिवाइड बाई 1 बाई लैम्डा मिन. 1 बाई लैम्डा मैक्स क्या है? r इंटू 1 बाई लैम्डा मैक्स कब होगा? जब 2 से 3, तो मतलब इनिशियल स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर, ये 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9 डिवाइड बाई r इंटू 1 बाई 4 माइनस 1 बाई इंफिनिटी. तो r से r चला जाएगा. तो जब इसे ऊपर लूंगा तो ये आएगा इससे, मतलब यहां से जब कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा मिन बाई लैम्डा मैक्स आएगा इज इक्वल टू 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9. तो एलसीएम कितना होगा? 9 4 36, 5 बाई 36 हो जाएगा, राइट. डिवाइड बाई ये 1 बाई इंफिनिटी तो 0 है, तो ये आ जाएगा 1 बाई 4. तो 4 1 जार 4, 9 जार 36, तो ये आएगा 5 बाई 9. तो यहाँ से लैम्डा मैक्सिमम अपॉन लैम्डा मिनिमम विल बी इन द रेशियो 9:5. कौन सा रेशियो होगा? 9:5 रेशियो होगा. इजी. मैक्सिमम टू मिनिमम पूछा था, तो मैक्सिमम टू मिनिमम क्या होगा? 9:5 की रेशियो. तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर और ये लेक्चर कंप्लीट होता है. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के पहले लेक्चर में, दैट इज न्यूक्लियर के पहले लेक्चर में. तब तक के लिए पढ़ते रहिए और डाउनलोड कीजिए इस नोट्स को. बाय बाय.